नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने देश के सबसे प्रमुख सेना नायकों में से एक वीर लचित बोरफुकन जी के बारे में बात करेंगे। ये अहोम साम्राज्य के एक प्रसिद्ध जनरल थे। तो ऐसे में आइए सबसे पहले अहोम साम्राज्य के इतिहास पर नजर डालते हैं। अगर इस साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे छोलुंगसुक्फा जी। अहोम राजाओं ने 13वीं सदी की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक लगभग 600 वर्षों तक, जिसे अब असम के नाम से जाना जाता है, उसके एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था। वर्तमान असम नाम जो आप अभी जानते हैं, ये अहोम वंश के नाम पर ही है। अहोम वंश का प्रारंभिक धर्म वांगसी ताई धर्म, बौद्ध धर्म और स्थानीय धर्म का मिला जुला रूप था। अहोम साम्राज्य के लोगों ने फिर भी हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार किया, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करता है। असम का इलाका उन दिनों प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हुआ करता था, इसलिए वहां पर आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता था। इससे बचने के लिए अहोम साम्राज्य के राजाओं ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किलों का निर्माण कराया हुआ था। अब आइए यहाँ पर जानते हैं कि कौन कौन से प्रमुख हमले मुगलों के द्वारा किए गए थे। जहांगीर के शासनकाल से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक 1615 से 1682 तक मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य का लंबा संघर्ष चला। वैसे अगर थोड़ा सा मुड़कर देखें तो ये हमले जो है 1613 से ही शुरू हो चुके थे, लेकिन मुगल सेना ने अपना पहला संगठित हमला 1616 में किया था, जिसे बैटल ऑफ समधारा के नाम से जाना जाता है। दरअसल रतन सिंह नाम का एक मुगल व्यापारी था, जिसका पता अहोम साम्राज्य को चल गया, तो उन्होंने उसकी संपत्तियों को जब्त करके उसे आसाम से निष्कासित कर दिया। इससे मुगलों को अहोम पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया था। अबू बकर और घुसना के राजा सत्रजीत के नेतृत्व में मुगल सेना ने असम की पुरानी राजधानी बारनगर की ओर हमला करके उसे अपने अधीन कर लिया। अचानक इस आक्रमण की वजह से अहोम हार गए थे और मुगल सेना भराली संगम तक पहुंच गई थी। एक महीने के बाद अहोम ने भी अचानक आक्रमण किया और मुगलों को समधारा के इस हमले में भारी नुकसान पहुंचाया और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इस हार से ताकतवर मुगल सेना की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। इसके बाद अहोम पर मुगल सेना ने छोटे मोटे हमले जारी रखे, परंतु उन्हें कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद मुगलों ने 1636 में आसाम के कामरूप पर एक बड़ा हमला किया। इसमें अहोम की हार हो गई और अहोम साम्राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। इसके 2 साल बाद अर्थात 1638 में अहोम ने अच्छी तरह से तैयारी करके समधारा के पास फिर से भयंकर युद्ध किया और अहोम ने फिर से मुगल सेना को आसाम से बाहर फेंक दिया। इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ और दोनों पक्षों ने संधि कर ली। ये शांति समझौता फरवरी 1639 में मुगल सेनापति अल्लायार खान और अहोम सेनापति मोमाई तामुली के बीच हुआ था। इसे ट्रीटी ऑफ असुरार के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि के जरिए मुगलों ने अहोम राजा की स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया। पश्चिमी असम मुगलों के हाथ में चला गया, लेकिन शेष बचे असम पर मुगलों ने अपना दावा छोड़ दिया। दोनों पक्षों ने इस संधि का पूरी तरीके से पालन नहीं किया और 1648 में जब राजा जयध्वज सिंह अहोम के शासक बने तो उन्होंने शाहजहां की बीमारी का फायदा उठाकर मुगलों को मनहा नदी के पास फेंक दिया और ढाका के करीब मुगल इलाकों पर कब्जा कर लिया तथा बहुत सारे मुगल सैनिकों को बंदी भी बना लिया। इसी समय कूच बिहार में भी खुद को आजाद घोषित कर लिया। मामला आपको याद ही होगा कि जब शाहजहां बीमार था तो उसका साथ ही साथ वार ऑफ सक्सेशन भी चल रहा था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, तो जिसमें दारा सिकोह की हार हुई। औरंगजेब ने दारा सिकोह का सर काटकर उसे फेंकवा दिया था और जब औरंगजेब इस दौरान शासक बना तो उसने बंगाल के गवर्नर मीर जुमला को 1661 में असम पर हमला करने के लिए कहा, ताकि मुगल सेना की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाया जा सके। मीर जुमला ने कूच बिहार पर विजय हासिल करके 1 जनवरी 1662 को असम पहुंचा और मनहा नदी से गुवाहाटी के बीच का इलाका भी आसानी से जीत लिया। दरअसल मीर जुमला को मिलने वाली ये आसान सी सफलता मुगल सेना की बहादुरी की वजह से नहीं मिली थी, बल्कि आसाम आर्मी की असंतुष्टता के कारण उसको आसानी से सफलता प्राप्त हो गई थी। वास्तव में हुआ क्या था कि एक कायस्थ को निचले असम यानी लोअर असम का शासक नियुक्त करने के राजा के फैसले से सामंत वर्ग काफी नाराज था और उन्होंने बेमन से मीर जुमला के विरुद्ध युद्ध किया था, जिसकी वजह से वह लगभग आसानी से ही जीतता चला गया था। लेकिन जैसे ही मुगल सेना कालियाबोर पहुंची तो अहोम सेनाओं ने पूरी क्षमता के साथ युद्ध करना शुरू किया और मीर जुमला को कड़ी टक्कर दी। लेकिन चूंकि मुगलों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए अहोम सेना को पीछे हटना पड़ा और मुगल सेना के सेनापति दिलेर खान ने 26 फरवरी 1662 को सिमूलगढ़ का किला भी कब्जा कर लिया तथा अहोम की राजधानी गढ़गांव पर हमला करके उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। इस हमले के बाद अहोम राजा जयध्वज सिंह
वहां से भागकर पहाड़ियों में चले गए, वहां पर उन्होंने शरण ली। इसी दौरान मानसून आने की वजह से मुगल सेना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से मुगलों की जो सेना ढाका में थी उसका और मीर जुमला की सेना का कम्युनिकेशन आपस में कट गया। इसी का फायदा उठाकर अहोम सेनाओं ने मुगल सेना पर हमला किया और अहोम सेना ने पूर्वी असम पर कब्जा कर लिया। मुगल सेना के शिविर में महामारी भी फैल गई थी, जिसकी वजह से कई सैनिकों की मौत हो गई थी। लेकिन सितंबर में बारिश के समाप्त होने से मुगल सेनाओं का कम्युनिकेशन फिर से जुड़ गया। मुगल सेना ने फिर से अहोम पर हमला किया और राजा जयध्वज सिंह को शांति समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1663 में हुई इस संधि समझौते में मीर जुमला ने राजा जयध्वज सिंह से युद्ध हर जाने के रूप में 3 लाख रुपए, 90 हाथियों के साथ 20 हाथियों का वार्षिक नजराना तथा अपनी इकलौती बेटी को मुगल हरम में भेजने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त राजा जयध्वज ने इस संधि के तहत पश्चिमी असम को भी मुगलों को दे दिया। इस संधि को ट्रीटी ऑफ खिलारी घाट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मीर जुमला ने फरवरी 1663 में 12,000 असमिया बंदियों के साथ निचले असम की कमान राशिद खान को सौंपकर वापस चला गया। संधि के बाद राजा ऊपरी तौर पर ही संधि को निभाते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर अपने राज्य को मुगलों से छुड़ाने के लिए प्रयास भी जारी रखे हुए थे। यानी हथियार पूरी तरीके से उन्होंने नहीं डाला था। अपनी सेना को मजबूत करने के अलावा उन्होंने आसपास के राज्यों से भी सहयोग करने के लिए निवेदन किया था। नवंबर 1663 में राजा जयध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और इस दौरान अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह, जो उनके चचेरे भाई थे, उन्होंने उनसे कहा था कि हमारे देश के सीने में गड़े शर्मिंदगी के कांटे को तुम्हें बाहर निकालना होगा। राजा चक्रध्वज सिंह ने शासक बनते ही मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का इरादा साफ किया और मंत्रिमंडल तथा दरबारियों के परामर्श के अनुसार अगले 2 साल तक युद्ध के लिए हर प्रकार से तैयारियां शुरू की गयी। इसमें युद्ध काल के लिए पर्याप्त अनाज की व्यवस्था, सेनाओं का पुनर्गठन और नेवी को मजबूत किया जाना सम्मिलित था। राजा चक्रध्वज सिंह ने अहोम सेना में हर स्तर पर एक नायक नियुक्त किया, जिसमें 10 जवानों का नायक डेका कहलाता था, 100 जवानों का जो नायक था वो सैनिया कहलाता था, 1000 जवानों का नायक हजारिका कहलाता था, 3000 का राजखोवा कहलाता था तथा 6000 जवानों का नायक उसको फुकन कहा जाता था और बोरफुकन जो होता था वो इन सभी का प्रमुख होता था। अब यहीं से कहानी में एंट्री होती है वीर लचित बोरफुकन जी की। बोरफुकन किसे बनाया जाए, यह भी एक बड़ी चुनौती थी। हफ्तों तक चली बैठक एवं मंत्रणा के अनुसार लाचित को बोरफुकन बनाया गया। इन्हें सैन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ प्रशासनिक एवं न्यायिक जिम्मेदारी भी प्रदान की गई थी। अब आइए जानते हैं वीर लचित बोरफुकन जी के बारे में। वीर लचित बोरफुकन जी का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। वीर लचित बोरफुकन मोमाई तामुली बरबरुआ के सबसे छोटे बेटे थे, जिन्होंने जहांगीर और शाहजहां के समय भी मुगलों से युद्ध किया था और इनके पिताजी भी प्रमुख सेनापति के रूप में अहोम साम्राज्य में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इनकी माताजी का नाम कुंती मोरान था और इनकी बहन का विवाह राजा जयध्वज सिंह से हुआ था। वीर लचित बोरफुकन जी की पढ़ाई लिखाई में गहरी रुचि तथा इनकी शिक्षा दीक्षा एक वरिष्ठ सामंत के रूप में हुई थी। पिताजी को देखकर ही उन्होंने सैन्य रणनीतियां बनाना सीखा। कम उम्र से ही वह अपने पिताजी के साथ सेना के संचालन और रणनीति पर भी चर्चा किया करते थे। राज दरबार में भी उन्हें जाने का मौका मिलता था। यही सब अनुभव उनके काम आया था। बोरफुकन बनने से पहले वीर लचित बोरफुकन जी घोड़ा बरुआ अर्थात घोड़साल प्रमुख, दुलिया बरुआ तथा डोलाक का सरिन बरुआ प्रमुख यानी पुलिस प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित कर चुके थे। इन पदों पर रहते हुए लचित बोरफुकन ने जो योग्यताएं दिखाई थी, इसी कारण से उन्हें अहोम सेना के सर्वोच्च पद यानी बोरफुकन की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। मुकाबला उस समय दुनिया की सबसे दुर्जय मानी जाने वाली मुगल सेना से था। लचित जी ये जानते थे कि अहोम सेना मुगलों से सीधे लोहा लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके पास उतनी मात्रा में संसाधन नहीं है। इसलिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई थी। इसीलिए इन्हें असम का शिवाजी भी कई बार कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी में अपनी जल सेना यानी नेवी को तैयार किया तथा तोपें तैयार करके अपनी सेना को और भी ताकतवर बनाया। 1667 में लचित जी ने अपने पहले सैन्य अभियान की शुरुआत की। इस दौरान गुवाहाटी का शासक फिरोज खान था। वह एक अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अहोम राजा पर असम की लड़कियां भेजने का
दबाव भी डालता था। इससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। लचित जी को इसी मौके की तलाश थी। उनके पास तो नेवी थी ही, परंतु एक समस्या थी उनके सामने, क्योंकि उनके पास अश्ववाहिनी सेना नहीं थी, उसका अभाव था। इसलिए वे किले पर हमला नहीं कर पा रहे थे और गुवाहाटी को मुक्त कराने के लिए ईटाखुली किले पर कब्जा करना भी आवश्यक था। लाचित ने अपने सहयोगी इस्माइल सिद्दीकी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी। सैनिकों ने रात के अंधेरे में किले की दीवार पर चढ़कर अंदर जाकर मुगलों की तोप में पानी भर दिया। अगली सुबह जब किले पर अहोम सेना ने हमला किया तो मुगल सेना बिना तोपों के किले की रक्षा नहीं कर सकी। इस तरह से लाचित ने अपनी बुद्धिमत्ता एवं सूझबूझ से मुगलों को एक बड़ा झटका दिया था और गुवाहाटी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस पराजय से औरंगजेब बुरी तरह पगला गया और उसने आमेर के राजा राम सिंह को एक विशाल सेना के साथ हमला करने के लिए भेजा। अब ये सेना कितनी विशाल थी, आप इसको इन तथ्यों से समझ सकते हैं। इस सेना में 4000 मनसबदारी राम सिंह के 4000 सैनिक, औरंगजेब के अतिरिक्त 1500 सैनिक, 18000 घुड़सवार सैनिक, 30000 पैदल सैनिक, 2000 तीरंदाज सैनिक, 21 राजपूतों की सैन्य टुकड़ियां और 40 जंगी जहाज भी शामिल थे। इसके अलावा कूच बिहार थे लगभग 10 से 15,000 घुड़सवार एवं पैदल सैनिक भी शामिल हुए थे। लगभग 75 से 80,000 की ये सेना थी। इस सेना से निपटने के लिए वीर लाचित बोरफुकन जी ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई। 1669 में इस सेना ने आसाम पहुंचकर गुवाहाटी में डेरा डाल दिया। लाचित बोरफुकन ने गुवाहाटी के पास स्थित मां कामाख्या मंदिर तक इस सेना को आने दिया। ये क्षेत्र दोनों तरफ से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा था। आगे का रास्ता सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी से होकर जाता था। लाचित ने सराय घाट नामक स्थान पर मोर्चा संभाला था, क्योंकि यहाँ नदी सबसे अधिक सकरी थी, मात्र 1 किलोमीटर चौड़ी हुआ करती थी। इसलिए मुगलों की जंगी जहाजों को यहाँ रोकना सबसे आसान था। इसके अलावा लाचित ने पहाड़ी इलाकों के बीच एक दीवार बनवा दी, जिससे मुगल सैनिक बहुत प्रयास करने के बाद भी पहाड़ी रास्तों के जरिए गुवाहाटी में प्रवेश नहीं कर सके। तो उन्होंने नदी में युद्ध करने का निर्णय लिया। ब्रह्मपुत्र नदी में मुगल आर्मी को 3 तरफ से घेर लिया गया। मुगलों की नेवी को ईटाखुली पहाड़ी, कामाख्या पहाड़ी तथा अश्वक्रांत पहाड़ियों से एक साथ हमले का सामना करना पड़ा। इस हमले से मुगल सेना के पांव उखड़ गए तथा मुगल नौसेना अध्यक्ष यानी एडमिरल मुनव्वर खान इस हमले में मारा गया। इसके अतिरिक्त 4000 मुगल नौसैनिक भी मारे गए तथा बचे हुए मुगल सैनिकों को मनाहा नदी तक वापस पछाड़ दिया गया। छापामार युद्ध के तहत बोरफुकन के सैनिक आधी रात में किलों से निकलकर शत्रु सेना पर हमला करते और भारी नुकसान पहुंचाते थे। इस हमले से परेशान होकर राजा राम सिंह ने इसका विरोध करते हुए बोरफुकन जी को एक खत लिखकर इस छापामार युद्ध रोकने के लिए निवेदन किया। इसके जवाब में बोरफुकन जी ने ये कहा कि ये याद रखा जाना चाहिए कि शेर रात में लड़ाई करते हैं, तथा ये भी कहलवा दिया अपने दूतों से कि अहोम सेना केवल रात में युद्ध कर सकती है, क्योंकि उसकी सेना में 1 लाख राक्षस हैं। ये सिर्फ एक चाल थी, लेकिन इसे सही साबित करने के लिए अहोम सैनिकों को राक्षसी वेशभूषा में अगली रात को भेजा गया। अंततः राम सिंह को ये विश्वास हो गया कि उसका सामना राक्षसों से हो रहा है। राम सिंह ने पुनः सीधा हमला करने की चुनौती दी, लेकिन लाचित ने अपनी रणनीति नहीं बदली, क्योंकि वे जानते थे कि अगर सीधा हमला करेंगे तो मुगल हम पर भारी पड़ जाएंगे। उनके पास संसाधन सीमित हैं। सेसा के पास अहोम सेना ने अचानक हमला करके मुगलों को भरपूर क्षति पहुंचाई, तो प्रत्युत्तर में राम सिंह ने भारी तबाही मचाई। इस हमले के बाद दोनों पक्षों में शांति वार्ता शुरू हुई और कुछ दिनों के लिए युद्ध थम गया। दुर्भाग्यवश चक्रध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उनका भाई उदयादित्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और उसने अपनी भाभी यानी चक्रध्वज सिंह की पत्नी से विवाह भी किया। उदयादित्य ने शांति वार्ता बंद कर दी और फिर से युद्ध करने का निर्णय लिया। अनेक नाटकीय उतार चढ़ाव और आलाबोई के मैदान में 10,000 सैनिक खोने के बाद सराय घाट के निर्णायक युद्ध में अहोम सेना विजयी रही और राम सिंह को मार्च 1671 में रंगामाटी लौटना पड़ा। इस युद्ध में प्रारंभिक सफलता मुगलिया सेना को ही मिली थी और लाचित बोरफुकन जी इस दौरान बीमार भी हो गए थे, तथा जब अहोम सेना पीछे हटने लगी तो बीमार लाचित स्वयं युद्ध में उतर आए। कुछ लोगों ने उन्हें युद्ध में ना जाने की सलाह दी, क्योंकि वे बीमार थे। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि राजा ने उन्हें देश के लोगों की जिम्मेदारी सौंपी है, तो ऐसे में मैं क्या उन्हें छोड़कर अपने बीवी बच्चों के पास चला जाऊं? क्या मेरा यही धर्म है? और वे युद्ध में जब उतरे तो उन्होंने अपनी सेना में एक नई ऊर्जा का संचार किया और परिणाम स्वरूप उनको विजय दिलवाई। इस जीत के हीरो रहे
लाचित बोरफुकन ने अप्रैल 1672 में अपनी अंतिम सांस ली। उनके सम्मान में उदयादित्य ने जोरहाट में एक स्मारक भी बनवाया। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों कि हमारे इतिहास में ऐसे वीर नायकों को बहुत कम जगह मिली है। ये तो भला हो हमारी सेना का जो एनडीए के बेस्ट कैडेट को लाचित स्वर्ण पदक प्रदान करती है। और ये प्रथा 1999 में सेना प्रमुख बीपी मलिक साहब ने शुरू की थी। तो यहाँ पर करारी हार मिलने के बावजूद भी मुगल भी कहाँ शांत बैठने वाले थे। 1679 में जब अहोम राजा सुदोइफा बने और उनके शासनकाल में गुवाहाटी का सेनापति जो बना था उसका नाम था लालू। तो यहाँ पर मुगलों ने एक साजिश रची, एक चाल रची। बंगाल का जो मुगल सूबेदार था मोहम्मद आजम शाह, उसने सराय घाट के बदले 4 लाख रुपए रिश्वत देने का प्रस्ताव लालू को दिया और इसके साथ आजम ने उसे आसाम का राजा बनाने का भी वादा किया था। लालच में आकर उसने आजम की बातें स्वीकार कर ली तथा आजम को सराय घाट पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार एक बार फिर से गुवाहाटी मुगलों के कब्जे में आ गया। इसके बाद मुगलों और अहोम के बीच अंतिम एवं निर्णायक युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद मुगलों ने आसाम की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस युद्ध को ईंटा खुली का युद्ध कहा जाता है। 1681 में गदाधर सिंह अहोम के राजा बने। उन्होंने मार्च 1682 से मुगलों को गुवाहाटी से निकालने की तैयारियां शुरू कर दी। ढींगिया अलून बारबरुआ के नेतृत्व में गुवाहाटी पर 3 तरफ से हमला करने की योजना बनाई गई। गुवाहाटी पर ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी एवं दक्षिणी किनारे तथा पानी में नेवी के जरिए अटैक किया गया तथा मुगलों ने इस हमले में आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पीछे कई कारण उत्तरदायी थे, जैसे दक्कन में मराठे औरंगजेब को उलझाए रखे हुए थे और गुवाहाटी का फौजदार मंसूर खान बीमार पड़ा था तथा इधर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी से मुगलों का भी विवाद चल रहा था। इन सभी कारणों से मुगलिया सेना ज्यादातर जगहों से वापसी के लिए विवश हो गई। एक ही युद्ध मात्र ईंटा खुले में हुआ था। इसमें मुगल सेनापति अली अकबर ने सरानीय किले पर हमला किया था, लेकिन इसमें भी भारी नुकसान के साथ वापसी के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद अहोम सेना ने मनहा नदी तक कब्जा कर लिया। फिर कभी मुगलों ने यहाँ हमला नहीं किया। अहोम साम्राज्य 19वीं सदी आते आते कमजोर हो चुका था और 1826 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। इस प्रकार 600 वर्षों तक आजाद शासन करने वाले इस गौरवमयी साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये था आज का सेशन साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।